Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to solve the MCQ on ionic equilibrium और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने जितना भी कुछ पढ़ा है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, आज इस वीडियो में हम लोग उस सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके वजह से आपका आइडिया जो है रिगार्डिंग MCQ कैसे सॉल्व करने का वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे लोग देखो, MCQ सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको कंसेप्ट थोड़े बहुत पते होने चाहिए और साथ साथ आपको फॉर्मूला लिस्ट याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उधर से भी सारे फॉर्मूला नोट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उस फॉर्मूला को पूरा प्रॉपरली लर्न कर लो बिकॉज फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। The pH of a 0.1 molar sodium acetate will be, सोडियम एसीटेट का आपको pH पूछा है कितना होगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई 2014। तो देखो, सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है, याद करो हम लोग एसिड का pH निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। POH बेस का निकाल सकते हैं, फिर POH से pH भी बेस का निकाल सकते हैं। सॉल्ट का कैसे निकालोगे? तो ये वो बच्चा कर सकता है जिसने मेरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लेक्चर देखा है। आप सर्च करो केमिकल ज्ञान सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट दैट वीडियो। क्लियर हो गया? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उधर मैंने डिटेल में बताया था कि सॉल्ट का pH कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं बट आपको ये सारे क्वेश्चन विद इन मिनट, 1 से 1.5 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है अगर आपको आता है। क्लियर हो गया? मेरे को एक्सप्लेनेशन में टाइम जाएगा सो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट आप लोगों को फास्ट करना है। तो आपको अगर आता है तो प्लीज पॉज द वीडियो, देन खुद से सॉल्व करो, फिर मैच योर आंसर। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। तो pH ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.1 मोलर। सॉल्ट कौन सा है? सोडियम एसीटेट। As we all know, sodium acetate is a salt which is made up of strong base। ये Na कहाँ से आया? NaOH से आया। और एसीटेट कहाँ से आया? एसिटिक एसिड से आया। तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब मुझे इधर से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देखो pH निकालना है तो pH निकालने के लिए मुझे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला याद करो, मैंने लिखवाया था फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस दोनों के लिए मैंने H प्लस आयन का फॉर्मूला लिखवाया था। तो इधर H प्लस आयन का फॉर्मूला होता है Ka इंटू KW, Ka इंटू KW अपॉन C। तो Ka आपको दिया है, देखो 10⁻⁻5 दिया है। KW होता है 10⁻⁻14। याद करो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW का वैल्यू कितना होता है? 10⁻14। ये आपको याद रखना पड़ेगा। C दिया है ना, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, 0.1 को कैन आई राइट 10⁻⁻1। अब आप खुद सोचो, ये 10⁻⁻1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+1 हो जाएगा, +1 और -5 10⁻⁻4 होगा। थोड़ा सा इसको आप फास्ट करने का ट्राई करना, 10⁻⁻4। ये ऊपर गया तो 10⁻+1 हो जाएगा, -5 +1 क्या होगा? -4 इंटू 10⁻⁻14। ये कितना हो जाएगा? √10⁻⁻18। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 10⁻⁻9। सो दिस इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। कितना आया? 10⁻⁻9। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। pH निकालो, pH क्या होता है? माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन कितना है आपका? विच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू दी बेस 10। H प्लस आयन कितना है? 10⁻�9। तो हमारा pH कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जो भी नेगेटिव पावर है वो आपका क्या हो जाएगा? pH हो जाएगा। क्लियर हो गया? 10⁻⁻8 होता तो pH कितना होता? pH हो जाता 8। क्लियर हो गया आपको? सॉरी। अब खुद देखो ना बच्चे लोग, दिस इज द सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से बना है मतलब pH आपका 7 से ज्यादा होना चाहिए। इट इज 9, दैट मींस दिस इज करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आया होगा। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है ना उसको शायद ही समझे, तो आप प्लीज अगर आपको वो लेक्चर नहीं देखना है तो इट्स फाइन, एटलीस्ट फॉर्मूला लर्न कर लो। मैंने सारे फॉर्मूला दिए हैं फॉर्मूला लिस्ट में, प्लीज आप फॉर्मूला लर्न कर लो। या तो आप लेक्चर देख लोगे तो आपके लिए और अच्छी बात है कि फॉर्मूलाज आए कहां से। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द pH at which magnesium hydroxide begins to precipitate from a solution containing 0.1 मोलर मैग्नीशियम आयन, KSP दिया है।
सो देखो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि आपको KSP दे दिया है। तो पहले तो मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट है उसका फॉर्मूला लिखूंगा, बेस है MgOH ट्वाइस, इट विल डिसोसिएट एज मैग्नीशियम आयन प्लस OH माइनस आयन। कितना OH माइनस है? 2OH माइनस आयन है। अगर इधर मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो याद करो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने लास्ट वीडियो में ही सिखाया था कैसे निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, याद आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये भी जेई का क्वेश्चन है एक, समझ लो, मैग्नीशियम आयन एंड OH माइनस आयन। अब देखो OH माइनस इधर 2 है तो मैंने आपको सिखाया था जो भी स्टोइचियोमेट्रिक होगा वो कहां पर चले जाएगा? पावर में चले जाएगा। कहां पर चले जाएगा? पावर में। आपको इधर देखो मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। What is the pH at which magnesium hydroxide begins to precipitate from a solution containing 0.1 molar magnesium ion? तो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इधर से आपको OH माइनस आयन दिया है। इज इट देयर एनी डाउट? सॉरी, OH माइनस आपको मिल जाएगा। देखो KSP दिया है मुझे 10⁻⁻11, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 दिया है। 0.1 को मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ नो डाउट, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का स्क्वायर। अब ये 0.1 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻11 और ये नीचे चले जाएगा तो 10⁻1, 10⁻1 ऊपर चले जाएगा तो 10⁻1 विच इज इक्वल टू 10⁻10। ये क्या हो जाएगा? 10⁻10। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर 10⁻10 है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट करोगे तो 10⁻10 कितना आ गया? 10⁻5। आपको OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से मैं POH निकाल दूंगा तो POH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। देखो मैंने ये आपको चीज समझा ना, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अगर मैं AgCl लेता, ये इंपॉर्टेंट है, AgCl लेता तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। इधर 1 है इसलिए वो पावर में कुछ नहीं जाता, अगर इधर 2 होता तो पावर में Ag के 2 चला जाता। इज इट देयर एनी डाउट? तो ऐसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। माइनस log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन। इज इट देयर एनी डाउट? अब OH माइनस कितना है? 10⁻⁻5 है, तो माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻5 मतलब POH कितना हो जाएगा? जो नेगेटिव में होता है वो बन जाएगा, तो POH कितना हो गया? 5। जो नेगेटिव पावर है वही वैल्यू हो जाएगा। POH कितना हो गया? 5। तो pH कितना होगा? pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। याद करो ना, आपको पता है ना pH प्लस POH टोटल कितना होता है? pH प्लस POH कितना होता है? 14 होता है कि नहीं? तो 14 में से POH माइनस कर दोगे तो POH कितना है? 5 आया है, तो pH कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। pH कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको जो भी एसिड बेस सॉल्ट दिया है उसका सबसे पहले आपको क्या करना है? इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला लिखा मैंने। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया था तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, सॉल्व करके इसको भेजा, 10⁻10 हुआ, स्क्वायर को उधर भेजा, स्क्वायर रूट हो गया 10⁻5। फिर इस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से POH निकालूंगा और POH की मदद से क्या निकाल दूंगा? pH निकाल दूंगा। क्लियर हो गया? तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सिस्टम x प्लस 2y इज इक्विलिब्रियम विद z, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन R। देखो आपको इन सभी का, x का, y का और z का, सभी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया है। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको लिए है ये। आप खुद ट्राई करो तो देखो आपके पास ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज एन इक्विलिब्रियम विद z। आपको पूछा क्या है बच्चे लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। तो ये आपको आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं फॉर एनी रिएक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है? Z अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में X है और रिएक्टेंट में Y है,
और जो भी स्टोइचियोमेट्रिक होता है वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। इतना याद रखना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी स्टोइचियोमेट्रिक होगा वो पावर बन जाएगा। इधर 3 होता तो z⁻³ हो जाता, इधर 4 होता तो x⁻⁴ हो जाता। क्लियर हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कौन से कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। तो क्वेश्चन में दिया भी कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, तभी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम होते हैं। इज इट देयर एनी डाउट? तो Z का वैल्यू कितना है, 0.216, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y और X, एक सेकेंड रुको, Z का वैल्यू 0.216 प्रॉपर है, X का वैल्यू क्या है 0.06 इंटू Y का वैल्यू क्या है 0.12 का स्क्वायर। तो 0.216 अपॉन 0.06 इंटू 0.12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.0144। देखो ना 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 2 के बाद डेसिमल है तो स्क्वायर करोगे तो 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा। अब मैं सिंपल एकदम चीज कर रहा हूं बच्चे लोग, ऊपर और नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई करो। कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10,000 से। तो इधर भी मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी मैंने 10,000 से, 10,000 में से मैंने 100 से इधर मल्टीप्लाई किया और 100 से इसको मल्टीप्लाई किया। समझ गया ना आप? तो देखो 2160 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करता तो 216 होता, मैंने 10,000 से किया तो 2160 अपॉन इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको 100 से, तो ओवरऑल तो मैंने नीचे भी 10,000 से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ गए ना? तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई किया ना तो इधर डेसिमल इधर आ जाएगा यानी 1.44। अब 6 से इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, बचा कितना इधर आपके पास 3, तो 3 बचा 36, तो 6 6 जा 36 और 0 इधर क्या बचा 360 डिवाइड बाय 144, 360 डिवाइड बाय 144। ऊपर और नीचे मैं वापस क्या करता हूं ना 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई 100 नीचे भी मल्टीप्लाई। इसको हम लोग डेसिमल में भी डायरेक्टली कट कर सकते हैं बच्चे लोग, 12 से कट करो फटाफट कट जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं इजी बना रहा हूं। तो 36000 हो जाएगा और इसका डेसिमल हट जाएगा 144। 12 से कट करो, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और इधर बचा 1 2 3 0। समझ, और 12 12 जा 144 यानी नीचे क्या बचा 3000 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 से इसको कट कर दो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 दूनी 24 होता है ना। क्लियर हो गया? बचा कितना 6 बचा, तो 12 5 जा 60 और एक बचा 0, तो आंसर इज 250। तो 250 ऑप्शन में है, यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए और उसके कंसंट्रेशन पुट करना था, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हो गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था आपको। सो अगर आपको आता है तो प्लीज पॉज द वीडियो और उसको खुद से सॉल्व करो। The solubility product of AgCl is 1.8 into 10⁻⁻10. Precipitation of AgCl will occur by mixing which of the following solution? आपको सिल्वर क्लोराइड का क्या दिया है, सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, यानी KSP का वैल्यू दिया है। तो ऐसे कौन, ये चारों ऑप्शन में से किस कॉन्सेंट्रेशन पर सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा? तो सबसे पहली बात आपको कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन पता होना चाहिए। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या था? अगर आपका KIP का वैल्यू यानी आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा आता है सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तब आपका प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होने वाला। तो फॉर प्रेसिपिटेशन आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ये बात क्लियर हो गया? अब आयोनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो, क्योंकि आपको देखो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू तो दिया है, अब आयोनिक प्रोडक्ट निकाल लो, आयोनिक प्रोडक्ट निकाल लोगे यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हो गया? सो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl ना, पहले किसका निकालना आपको, AgCl का बात करना, तो AgCl का पहले इक्वेशन लिखो। AgCl सॉलिड है, वो डिसोसिएट होगा Ag प्लस एक्वियस और Cl माइनस, फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कब होगा? जब KIP विल बी ग्रेटर देन KSP। तो पहले KIP निकाल देते हैं। तो KIP कैसे निकालते हैं, यानी आयोनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने बताया था
क्या निकालना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। क्लियर हो गया। और अगर इधर स्टोइचोमेट्रिक होता तो वो पावर में चला जाता। इतना क्लियर है ना। अब देखो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पुट करना है। ऐसे चारों ऑप्शन में देखो आपको Ag प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, Cl माइनस का भी दिया है, Ag का भी दिया है, Cl माइनस का दिया है। सबका पुट करो और देखो किसके केस में KIP का वैल्यू ज्यादा आता है। तो देखो सबसे पहले मैं कहां से जाऊंगा ना, नीचे से जाता हूं। ये 10⁻⁻10 इधर रखूंगा, इधर भी 10⁻⁻10 रखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻20 हो जाएगा। तो इसके केस में ओवरऑल कितना हो रहा है, 10⁻20 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। देखो ना इसके केस में अगर मैं आयोनिक प्रोडक्ट की बात करूं 10⁻20 है जो कि छोटा है, ये कितना है 10⁻10 है, ये 10⁻20 है, नेगेटिव पावर है तो ये छोटा है, दिखने में बड़ा है लेकिन वो छोटा है क्योंकि पावर नेगेटिव है। फिर इस वाले को करते हैं 10⁻6, 10⁻6 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 10⁻6 इंटू 10⁻6, 10⁻12, ये कितना हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। ये भी छोटा है, आपको तो बड़ा होना चाहिए। तो इधर प्रेसिपिटेशन होगा क्या, नहीं, मतलब ये दोनों केस में सोल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें और भी डिसॉल्व हो सकते हैं। अब देखो ये देखो 10⁻³ इंटू 10⁻3, इधर मैंने रखा 10⁻3, इधर मैंने रखा 10⁻6, कितना आया 10⁻6, कितना आया 10⁻6। तो इधर KIP का वैल्यू कितना आया 10⁻6 विच इज ग्रेटर देन 1.8 इंटू 10⁻10। बात समझ रहे हो। देखो सेकेंड ऑप्शन में यानी बी में आपका जो आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू आया है वो 10⁻6 है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 10⁻10 है, 1.8 को जाने दो ना। तो इसका पावर बड़ा है, मतलब इस केस में आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है। तो जब भी आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। तो इधर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं आपको कोई दूसरा सॉल्ट देता, जैसे कि मैं आपको दे देता अमोनियम फॉस्फेट, क्या देता, अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम फॉस्फेट का आयोनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, KIP इज इक्वल टू, पहले तो इसको तोड़ते हैं आप, तोड़ने के बाद अमोनियम आयन बनता और फॉस्फेट आयन बनता। अमोनियम के आगे देखो 3 आ जाता, तो आप लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन। बात समझ गए। इसके स्टोइचोमेट्रिक में 3 है तो वो पावर में चले जाता, दैट्स इट। फिर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, जिस केस में भी इनका कॉन्सेंट्रेशन यानी आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा उधर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। इज इट देयर एनी डाउट। तो इसको भी प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by a mixing 10 ml of 0.1 molar HCl and 40 ml of 0.2 molar H2SO4। आपको बात समझ रहा है, क्वेश्चन क्या है। सो गाइस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन obtained बाय मिक्सिंग 10 ml of 0.1 molar HCl and 40 ml of 0.2 molar HCl। मतलब HCl और H2SO4 को मिक्स किया है और उन दोनों को मिक्स करने के बाद pH कितना आएगा वो पूछा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो आपको सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो। तो इधर मैं लिखूंगा मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल ऑफ H प्लस आयन, मिलीमोल ऑफ H प्लस आयन इन HCl। देखो आपको HCl में बच्चे लोग HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आप लोग को उसका वॉल्यूम भी दिया है। क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है इसलिए आपको मोल नहीं आएगा, आपको मिलीमोल आएगा। ये बात क्लियर हो गया। वॉल्यूम मिलीलीटर में ना, इसलिए आपको जो मोल आएगा, देखो मोल क्या होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। सो मिलीमोल ऑफ H प्लस आयन इन HCl इज इक्वल टू मोलारिटी, मोलारिटी कितना 0.1 इंटू 10 यानी ये 1 हो जाएगा। क्यों मैंने मिलीमोल लिया, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर है तो मिलीमोल आएगा। तो 1 मिलीमोल कितना आ गया, 1 मिलीमोल। वैसे ही मैं अगर बात करूं मिलीमोल ऑफ H प्लस आयन इन
H2SO4 is equal to concentration into volume. Concentration is 0.2 into volume कितना है? Volume is 40. अब देखो H2SO4 इज डायबेसिक एसिड, मतलब वो टूटता है तो 2H प्लस मिलता है। बात समझ रहे हो? कितना मिलता है? 2H प्लस H2SO4 को तोड़ो, देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है आपको? 0.2 दिया है। आप तोड़ो ना बच्चे लोग, तो 2H प्लस मिलेगा और SO4 माइनस 2 मिलेगा, 2H प्लस मिलेगा और SO4 माइनस 2 मिलेगा। इसका 0.2 है, मान लो इसका 1 है तो इसका कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। देखो ना, इसका 1 है तो इसका कितना बन रहा है? 2। तो इसका 0.2 है तो इसका कितना बनेगा? 0.4। कितना बनेगा? 0.4। तो इधर 0.2 नहीं लूंगा, इधर मैं क्या लूंगा? 0.4 लूंगा। बात समझ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इधर आपका आंसर आ जाएगा 16 मिलीमोल। क्लियर हो गया ना? Why I have taken 0.4 because this is डायबेसिक एसिड, 2H प्लस देता है। क्लियर हो गया? देखो इधर 1 था तो इधर भी 2 बन रहा है, तो इधर 0.2 है तो इधर कितना बनेगा? 0.4 बनेगा। आपको H प्लस आयन का मिलीमोल, देखो दोनों, इसमें 1 मिलीमोल है, इसमें कितना H प्लस आयन है? 16 मिलीमोल है। तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, फिर कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या निकाल दोगे? पीएच। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मिलीमोल ऑफ H प्लस, मिलीमोल ऑफ H प्लस इन सोल्यूशन। पहले आपने सिर्फ HCl में निकाला और H2SO4 में, अब दोनों का मिक्स करके अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब दोनों का वॉल्यूम भी आपको क्या करना पड़ेगा? मिक्स करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 16 ये मिलीमोल है और ये मिलीमोल है ना, और ये क्या है? मिलीलीटर है। मिलीमोल और मिलीलीटर, तो आपका सिर्फ मोलार आ जाएगा। और ये कितना है? देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये 10 है और ये कितना है? 40। तो 10 और 40 कितना था? 50। 17/50। बात समझो, इसको 51 मान लूंगा तो 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। अरे अप्रोक्सीमेशन ना, 17 3 जा 51, तो 300 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 0 आगे लूंगा ना, 3 3 जा 9, 1 0 एक बचेगा, वापस 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 0 9, यानी 0.33 को जा रहा है आंसर। क्लियर हो गया? तो ये आपको क्या आया बच्चों लोग? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन होल सोल्यूशन, मतलब मिक्स करने के बाद, HCl और H2SO4 को मिक्स करने के बाद, जबकि पहले सिर्फ HCl और H2SO4 का दिया था। फिर मैंने इनका मोल निकाला और मोल और वॉल्यूम से मैंने इनका कॉन्सेंट्रेशन निकाला। अब पूरे सोल्यूशन के H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो पूरे सोल्यूशन का pH मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन कौन है? 0.33 ले लेता हूं मैं। क्लियर हो गया? 0.333। तो pH इज इक्वल टू माइनस log टू दी बेस 10 ना। तो अभी देखो मैं इसको क्या करता हूं, 0.33 को मैं क्या लिख सकता हूं? 33.3 इंटू 10⁻⁻² नहीं लिख सकता? दो डेसिमल को इधर कर दिया, 10⁻²। तो pH इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ 33.33। अब 33 का 3 देखो, समझ लो, लॉग टेबल चेक करो, तो लॉग टेबल चेक करोगे तो इसका आंसर अराउंड जो आएगा 1.52, 1.5 के करीब आएगा, 1.523 ऐसा समथिंग कुछ आता है। क्लियर हो गया? सो pH कितना आ जाएगा बच्चों लोग? 2 में से 1.5 माइनस करूंगा तो 0.5 और 2 माइनस हो रहा है तो 0.48 के करीब आंसर आ रहा है, 0.48। कितना सिंपल था ये, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। 2 इधर आया तो 2 माइनस log टू दी बेस 10, ये सब हम लोग ने सॉल्व किया है। 0.48 तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये 4 पॉइंट है तो ये 0.4 के करीब है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन? सबसे पहला मिलीमोल निकालोगे, दोनों का क्यों मिलीमोल निकल रहा है? बिकॉज वॉल्यूम क्या है? मिलीलीटर है। मिलीमोल निकला, फिर ऐड करो टोटल H प्लस, टोटल मिलीमोल ऑफ H प्लस इन सोल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा सोल्यूशन का। जब टोटल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा तो सोल्यूशन का टोटल pH भी मिल जाएगा। इज इट देयर एनी डाउट? सो गाइस लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सोल्यूशन? सो अगर आपको बफर का कंसेप्ट पता होगा, आपको बफर के बारे में आइडिया होगा, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। सो देखो कैसा होता है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। मैं थोड़ा आपको रिकैप करवाता हूं। एसिडिक बफर किससे बनता है? एसिडिक बफर इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर किससे बनता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं बोलता हूं करेक्ट आंसर इज डी। अब देखो कैसे होता है, आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। याद करो, अगर इन दोनों के बीच में पहले मैं रिएक्शन करवा देता हूं, CH3COH और NaOH के प्लस में रिएक्शन करवाया, तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम एसीटेट
सोडियम एसीटेट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। व्हाट इज एसिडिक बफर? एसिडिक बफर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इधर तो आप देखोगे तो आप बोलोगे सर वीक एसिड तो है लेकिन बेस तो स्ट्रॉन्ग है। बेस कैसा होना चाहिए था? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इधर सॉल्ट तो है ही नहीं। आप क्या बोलोगे सर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है, पर इधर सॉल्ट तो है ही नहीं। एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड होना चाहिए और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो बेस है। सो दिस इज इनडायरेक्ट वे। याद करो मैंने आपको दो तरीका बताया था, एक डायरेक्टली दिया होगा और एक इनडायरेक्टली दिया होगा, तो ये इनडायरेक्ट है। तो इनके बीच में देखो रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बना कि नहीं? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया? अब समझते देखो। तो आप बोलोगे सर ये भी तो ऑप्शन हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, बट मैंने यही ऑप्शन क्यों लिया? इधर ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है और नॉर्मेलिटी दिया है। वॉल्यूम दिया है और नॉर्मेलिटी दिया है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मुझे मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? मिली इक्विवेलेंट। व्हाई मिली इक्विवेलेंट? बिकॉज जो वॉल्यूम है वो किसमें? मिलीलीटर में। सो मिली इक्विवेलेंट स्टार्टिंग में इसका कितना था? 500 इंटू 0.2 100 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 50 और इसका कितना होगा? 0। वाटर को तो जाने दो। फिर रिएक्शन होने के बाद आप देखो ये कितना है? 50। तो ये 50 रिएक्शन करेंगे इसके साथ। तो देखो 100 में से 50 रिएक्शन किए और ये भी 50 रिएक्ट किया, तो ये 50 बनेगा कि नहीं? इसके 50 मॉलिक्यूल इसके 50 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होने के बाद इसका पूरा 0 बचा। इसका 100 में से 50 गया, क्या बचा? 50 एसिटिक एसिड, 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड। जब ये दोनों 50-50 रिएक्ट किए, देखो एक और एक रिएक्ट करते हैं तो एक बनता है, तो 50 और 50 रिएक्ट किए तो कितना बनेगा? 50 बनेगा। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड बचा और 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम एसीटेट बचा। मतलब वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑफ द रिएक्शन बचा है। सो दिस इज आवर एसिडिक बफर और ये हमारा एक बफर सोल्यूशन है। क्लियर हो गया? मैं आपको वापस समझाता हूं, ध्यान से देखना। आपने क्या लिया है? इधर से आपको मिली इक्विवेलेंट मिला दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इनिशियल मिली इक्विवेलेंट 100 था, इसका 50 था और ये तो रिएक्शन हुआ ही नहीं था, 0। फिर 50 ये है तो ये भी 50 इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो 50-50 रिएक्ट करने के बाद 50 बनेगा भी। देखो स्टोइचियोमेट्री कितना है? 1-1 है। 1 और 1 रिएक्ट करते हैं तो 1 बनता है। तो 50 और 50 रिएक्ट करेंगे तो 50 बनेगा। तो इधर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? NaOH। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड कर रहा है। और कभी भी याद करो, अगर आपको इनडायरेक्ट दिया रहेगा ना, जैसे कि मैंने बोला एसिडिक बफर पहचानना है, तो वीक एसिड है ना वो ज्यादा होना चाहिए और जो बेस होगा वो कम होना चाहिए। तो देखो ये कम है इसलिए ये है। अगर इस वाले केस में आप बोलोगे सर इधर भी एक बार एक्सप्लेन करके दिखाओ, मैं आपको लेके चलता हूं। इधर से मिली इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? एसिटिक एसिड का 50 मिलेगा। देखो ना मल्टीप्लाई की इधर 100 मिल रहा था, इस वाले केस में 50 मिलेगा। और ये कितना मिलेगा? ये कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। तो रिएक्शन जब होने के बाद इसका तो 50 पूरा खत्म, ये 0 बचेगा, ये 50 बचेगा और ये 50 बचेगा। तो क्या NaOH 50 बचेगा? तो क्या ये बफर है? क्या नहीं ना भाई, बफर है ही नहीं। ऊपर वाले केस में देखो ये तो दोनों HCl है और ये एसिड है तो इसको कैंसिल कर दो। ऊपर वाले केस में देखो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो 50-50 रिएक्ट करने के बाद 50 सोडियम एसीटेट बनेगा, लेकिन एसिटिक एसिड तो बचा ही नहीं एक भी, तो वो भी बफर नहीं है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो जिसको भी बफर के बारे में आइडिया होगा और थोड़ा सा नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट था तो वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर जाता। इज इट देयर एनी डाउट? तो इसको भी प्रॉपरली नोट करो। सो गाइस लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चंस। द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज, 4 आपको ऑप्शन है, चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? दिस इज फ्रॉम AIPMT 1999 का क्वेश्चन है। देखो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। जैसे कि HCl है, HCl में से H+ निकालने के बाद जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्लियर हो रहा है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में से अगर मैं H+ निकाल दूं तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो पूछा इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन है? तो क्या करने का ना, सब में H+ लगा देने का। सब में H+, इधर भी H+ लगा दो, इधर भी H+ लगा दो, इधर भी H+ लगा दो, इधर भी H+ लगा दो।
तो जो वीक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए, वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड का जो बेस होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। तो इन सब में सबसे वीक इधर एसिटिक एसिड बनेगा H प्लस लगाने के बाद, इधर H प्लस लगाऊंगा तो नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है, इधर H प्लस लगाऊंगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, इधर H प्लस लगाऊंगा तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है। बात समझ रहे हो? तो दिस इज वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब कैसे वो भी मैं समझा देता हूं, देखो आप लोग ध्यान से, एसिटिक एसिड एसिटेट आयन था, उसमें H प्लस डालो, H प्लस डालूंगा तो ध्यान से देखो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या? जो H प्लस एक्सेप्ट करे, ये H प्लस को फटाफट एक्सेप्ट करेगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या ये वापस टूटेगा? नहीं, बिकॉज दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जबकि HCl देखो, अगर Cl माइनस का अगर मैंने H प्लस के साथ करवाया, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, HCl बना रहा है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, फटाक से टूट के वापस Cl माइनस और H प्लस दे देगा। मतलब Cl माइनस ने H प्लस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जैसे ही एक्सेप्ट करता है वापस निकल जाता है। तो जो फटाफट एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बेस कैसा है? वीक है। याद करा रहा है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी। तो वैसे ही, तो आप सिंपल तरीका याद रखो, जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर हो गया? तो सबको H प्लस देने के बाद दिस इज द वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आपको देखो, तीन Ka1, Ka2 एंड Ke3 आर रिस्पेक्टिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको तीन रिएक्शन दिए हुए हैं, तीनों का आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। इसका है K1, इसका है K2, इसका है K3। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन K1, K2 एंड K3, ये चार ऑप्शन है, इन सब का देखना है। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। पहले तो मैं ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लो, बिकॉज स्पेस आपको लगेगा, तो ऊपर वाले को नोट कर लो फास्ट। कर लिया नोट? चलो अब ध्यान से देखो, Ka3, अभी देखो सबसे पहला मैं तो H2S लिखूंगा, H2S, इट विल डिसोसिएट एज H प्लस एंड HS माइनस। अब इसका मैं Ka1 निकालूंगा, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी H2S। तो ये एक निकला। दूसरे का भी मैं बात कर लेता हूं, दूसरा कौन सा है हमारा? HS माइनस है ना, दूसरा कौन सा है? HS माइनस। तो HS माइनस का भी H प्लस आएगा और क्या आएगा? S माइनस 2 आएगा। तो इधर मुझे Ka2 मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मुझे Ka2 आया। थर्ड इक्वेशन क्या है? दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज H2S विल गिव H प्लस आयन एंड S माइनस 2 आयन। क्लियर हो गया? इधर Ka3 निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी H प्लस आयन का, देखो ये स्टोइचोमेट्रिक में वो क्या हो जाएगा? पावर में चले जाएगा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो स्टोइचोमेट्रिक में था वो कहां पर चले जाएगा? पावर में चले जाएगा। अब आपको देखना है, एक सेकेंड, इधर Ka3 है कि कौन सा रिलेशनशिप सही है। तो Ka3 इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे सही है कि ये दोनों का माइनस करने पे, ये दोनों को ऐड करने पे? तो सबसे पहली बार सबको एक एक करके देखो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इसके जैसा आ रहा है तो Ka3 इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। अगर नहीं आ रहा तो दोनों को माइनस करके देखो, नहीं आ रहा तो दोनों को प्लस करके देखो, एक ना एक तो ऑप्शन आ ही जाएगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, Ka1 इंटू Ka2। तो Ka1 का वैल्यू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S इंटू Ka2 का वैल्यू क्या है? Ka2 इज H प्लस आयन इंटू S माइनस 2 अपॉन HS माइनस अपॉन HS माइनस। तो देखो इधर जो जो सेम है उस चीज को मैं कैंसिल कर देता हूं, ऊपर और नीचे, ये HS माइनस विल कैंसिल। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा इंटू S माइनस 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया। क्या ये इसके जैसा है? यस, H प्लस का स्क्वायर सेम है, S माइनस 2 H2S, मतलब दिस इज नथिंग बट Ka3। तो वी कैन से दैट Ka3 इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। क्या ये बात क्लियर हो गया? सबका आपको पहले वैल्यू निकालना था। Ka1 का वैल्यू निकाला यूजिंग रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
Ka2 निकाला, Ka3 निकाला, फिर आपको बताया गया सब करके देखो, कोई भी एक ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन करना सक्सेसफुल हुआ तो ये करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? तो इसको भी नोट करो। सो गाइस, आज इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सोल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर? कभी कभी बच्चे घाई कर देते हैं और नॉट पढ़ना भूल जाते हैं और पता करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक बफर। तो ये नॉट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो एसिडिक बफर का कंडीशन क्या था? एसिडिक बफर का कंडीशन था वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? एसीटेट आयन, यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया? तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक, ये एसिडिक बफर है। आपको पूछा कि एसिडिक बफर नहीं होना चाहिए। सो देखो, दिस इज एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके कॉन्जुगेट बेस का देखो ना सॉल्ट है, तो ये भी, ये तो एसिडिक बफर है। हमको एसिडिक बफर नहीं चाहिए। कार्बोनिक एसिड इज आल्सो वीक एसिड, तो ये भी नहीं चलेगा। देखो, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट एन एसिडिक बफर बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से गिना जाता है ये। क्लियर हो गया? परक्लोरिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और लेकिन वीक एसिड होगा तभी वो एसिडिक बफर होगा, तो ये एसिडिक बफर नहीं है। क्लियर हो गया? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूं बिकॉज स्पेस कम पड़ेगा, आप लोग इसको नोट कर लो। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, परक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कभी भी बफर नहीं बना सकता। क्लियर हो गया? चलो, what is the pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mixed? दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। इक्वल मतलब मैं 1 मान लेता हूं, तो पहले तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या होगा? देखो, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी कितना है? NaOH और ये HCl का कितना है? 0.01 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को मैं 1 मान लेता हूं क्योंकि इक्वल है ना, 1 मान लेता हूं, तो 0.01 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मोलारिटी कितना है? 0.1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 है तो 0.1। आप बताओ किसका अमाउंट ज्यादा है? NaOH का। तो 0.01 HCl will react with 0.1 NaOH, तो NaOH और बचेगा कि नहीं? रिमेनिंग NaOH बचेगा कि नहीं बच्चे लोग? ये बहुत थोड़ा है, तो जितना भी ये रिएक्ट कर जाएगा तो रिमेनिंग NaOH कितना होगा? 0.1 में से इतना रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ 0.01, तो आपका बचेगा 0.09। ये क्या है? आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमेनिंग NaOH। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमेनिंग NaOH। इज दिस कॉन्सेंट्रेशन? नो, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। देखो ना, ये सारे नंबर ऑफ मोल्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, तो वॉल्यूम क्या होगा? 2 होगा। वॉल्यूम क्या होगा? 2। वाई 2? बिकॉज 1 इसका लिया था, 1 इसका लिया था। सोल्यूशन में ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं? दोनों का इक्वल क्वांटिटी था, तो इसको मैं क्या करूंगा? इसका देखो 2 0 0 2 0 0 2 4 5, समझ रहे हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻²। ये 4.5 इंटू 10⁻²। कितना हो गया? 4.5 इंटू 10⁻² हो गया। इज इट देयर एनी डाउट? तो ये आपका आया OH माइनस, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि देखो ना NaOH टूटता है तो Na प्लस देता है और OH माइनस देता है। अगर ये एक टूट रहा है तो ये भी एक होगा, तो ये 4.5 है तो ये भी 4.5 इंटू 10⁻² होगा। तो OH माइनस की मदद से आप क्या निकाल लोगे? POH निकाल लोगे। तो POH किधर हो जाएगा? -log⁡10 ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 4.5 इंटू 10⁻²। ये 2 इधर आ जाएगा, आपको पता है कि नहीं सभी को? 2 -log⁡10 ऑफ 4.5 कितना हो जाएगा? 4.5। तो 4.5 का लॉग लेना है आपको। सो POH इज इक्वल टू 2 माइनस 4.5 का लॉग कितना होता है? 0.6। तो POH कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 1.4। तो pH कितना हो जाएगा? 14 माइनस
पीएच क्या होता है 14 माइनस पीओएच, इधर से आपको पीओएच निकला, आपको पूछा क्या है पीएच, तो 14 माइनस पीओएच कितना दिया है, पीओएच अभी आया ना, कहाँ है 1.4, तो 1.4 यानी 12.6 के करीब आंसर आएगा, 12.6 के करीब आंसर आएगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आपको? सो इस तरीके से आपको निकालना है और आपको खुद पता होना चाहिए आपका आंसर जो है वो 7 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि इसका अमाउंट देखो ज्यादा था, इसका अमाउंट कम था, दोनों को मिक्स किया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, इसका अमाउंट ज्यादा है तो डेफिनेटली पीएच विल बी मोर देन 7, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली ये कर लेते हैं। दिस इज फ्रॉम नीट 2015। क्लियर हो गया? सबसे पहला मोल निकालने का यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम, फिर आप जितना भी रिमेनिंग NaOH है, क्योंकि ये ज्यादा है ना, अगर HCl ज्यादा होता तो रिमेनिंग HCl निकालते, तो उससे आपने OH माइनस जो बचा हुआ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो निकाला, फिर OH माइनस से POH और POH से क्या निकाल दिया, pH निकाल दिया। सो इज इट देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस इधर हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने आयोनिक इक्विलिब्रियम के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन किया और आज उन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग ने बात की। तो जितना भी क्वेश्चंस करा है ऐसे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो अलग अलग बुक से, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।